बजट को लेकर जो वर्ग सबसे ज्यादा उत्सुक रहता है वो होता है सैलरीड क्लास, यानी वेतन पाने वाला मध्यम वर्गीय शख्स। उसके मन में सवाल यह होता है कि क्या इस साल बजट में आयकर में छूट मिलेगी? पिछली बार इनकम टैक्स में जितनी रिबेट थी उससे कुछ ज्यादा होगी या फिर उतनी ही? देश का आम बजट 1 फरवरी 2022 को पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा बजट देश के सामने रखेंगी। ये मोदी सरकार का 10वां बजट होगा। पिछले वित्त वर्ष में बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया था। ऐसे में इस बार उम्मीद है कि सरकार कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। जो भी बजट आए वो डायरेक्ट बेनिफिट वाला जरूर आए। ये ना हो कि घुमा फिरा के बेनिफिट नीचे तक पहुंचे। डायरेक्ट बेनिफिट मिले, चाहे उसमें जीएसटी की दरों को कम किया जाए या टैक्स को कम किया जाए। इनकम टैक्स है उसकी छूट जो है वो कम से कम 10 लाख रुपया होनी चाहिए। पिछले तबके के आय वाले हैं उनका स्लैब दूसरा हो और जो हायर क्लास के हैं उनका स्लैब अलग हो। जब हम लोग 5 लाख डाल दिया तो अब जिसकी 5 लाख आ रही है तो उसको भी 5% और जो कई अगली स्लैब में उसको भी 5 लाख तक उतना। तो जिसको जो वास्तव में मिलना चाहिए फायदा उसको नहीं मिल पाता है। करदाता उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुछ बदलाव हो सकता है। दरअसल नौकरी करने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन वो रकम है जिसे साल भर की आमदनी से सीधे घटा दिया जाता है। इसके बाद जो आमदनी बचती है उस पर ही इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है। इस समय स्टैंडर्ड डिडक्शन की रकम 50,000 रुपए है। लंबे समय से इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की मांग की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो नौकरी पेशा लोगों को सीधा सीधा लाभ होगा। इस बार सरकार के ऊपर दबाव भी काफी है, क्योंकि पिछली बार भी जो है हम सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो लिमिट 50,000 रुपए है तो शायद सरकार उसको बढ़ाकर के 75,000 कर सकती है। लेकिन पिछली बार भी टैक्स स्लैब में भी कोई ऐसा बदलाव नहीं किया गया था और इस बार कोरोना और इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है सरकार के लिए आसान भी रहेगा, क्योंकि इस बार रेवेन्यू में काफी इजाफा हुआ है। जो जीएसटी के जो कलेक्शंस हैं, जो कॉर्पोरेट टैक्सेस के जो कलेक्शन हैं, तो वो काफी बढ़े हैं। तो सरकार को मुझे लगता है स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाने में तो 75,000 तक उम्मीद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 1 लाख रुपए तक भी सरकार जो है इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा सकती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 2005-2006 में बंद किया गया था, लेकिन 2018-19 में दोबारा शुरू कर दिया गया। उस वक्त इसको 40,000 रुपए रखा गया, लेकिन जब इसको लागू किया गया तो 19,200 रुपए का ट्रांसपोर्ट अलाउंस और 15,000 रुपए का मेडिकल रीइंबर्समेंट खत्म कर दिया गया। 2019-20 के बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया। अब नौकरी पेशा व्यक्ति चाहता है कि आने वाले बजट में इसको फिर से बढ़ाया जाए। एक नौकरी पेशा आदमी हूँ और एक सर्विस क्लास लोगों के लिए जो मेन एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से है कि काफी दिन हो गए, एटीसी का लिमिट बढ़ाना चाहिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अभी मात्र 50,000 रुपये है उसको कम से कम 2 लाख रुपए बढ़ाना चाहिए। मेडिकल रिइंबर्समेंट जो खत्म कर दिया गया है उसको दोबारा से बहाल करना चाहिए। मेजॉरिटी जो टैक्स पेयर हैं वो नौकरी पेशा हैं और मुझे कई बार लगता है जब बजट आता है तो तमाम सारी ये बातें शुरू हो जाती हैं कि साहब टैक्स घटना चाहिए और मीडिया दिखाता भी है कई बार कि अगर टैक्स नहीं घटता है तो लोगों में नाराजगी भी है। जबकि वास्तविकता ये है कि करीब सिर्फ 1.5 करोड़ लोग भारत में इनकम टैक्स देते हैं। तो इतनी करीब 1% ये जनसंख्या हुई तो मतलब इसमें निश्चित ही नौकरी पेशा वालों को फायदा तो होगा और सरकार इसको आसानी से घटा सकती है। कोरोना के आने के बाद से पूरी दुनिया में काम का एक नया कल्चर शुरू हो गया, वर्क फ्रॉम होम। ज्यादातर कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर पर रहकर ही काम करने की सलाह दी। इससे फायदा यह हुआ कि दफ्तर में भीड़ कम हो गई, सोशल डिस्टेंसिंग का आसानी से पालन हो पाया। लेकिन वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोगों की भी सरकार से कुछ खास मांगे हैं। वर्क फ्रॉम होम का दूसरा फायदा यह हुआ कि दफ्तरों में प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। कंपनियां लोगों से घर से ही अब ज्यादा काम करा सकती थीं और जब चाहे करा सकती थीं। लेकिन इससे घर से काम करने वालों का कुछ खर्चा भी बढ़ गया। इंटरनेट का बिल बढ़ा, ऑफिस स्पेस बनाने के लिए फर्नीचर का खर्च बढ़ गया, बिजली का बिल बढ़ गया। हालांकि ट्रांसपोर्ट का खर्च कम भी हुआ।
ऐसे में वर्क फ्रॉम होम करने वालों को भी इस नए बजट से कुछ खास उम्मीदें हैं। देखिए, हमारी भी सर्विसेज कम हुई, हमारी भी सैलरी पे फर्क पड़ा क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम पे आ गए, तो हमारी भी तनख्वाह कम हुई। लेकिन बच्चों का एजुकेशन फीस हम उतनी देते रहे, इनफैक्ट कभी कभी ज़्यादा भी मांगी कि उनको अपने स्टाफ को पे करना है। लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन के एरिया में बजट को इस तरीके से आना चाहिए कि फीस कम करें। जो वर्क फ्रॉम होम से के साथ साथ में जो और भी जो तमाम प्रकार की इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं कोरोना काल के समय में जो आई हैं, तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को मैनेज करके सरकार कर सकती है काफी कुछ। और वित्त मंत्री जी काफी प्रयोगशील रही हैं। जैसे पिछली बार भी उन्होंने 2 प्रकार के इनकम टैक्स रिजीम का ऐलान किया था, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ इनोवेटिव तरीके से केंद्र सरकार इसका समाधान निकाल सकती है और आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए और दे सकती है केंद्र सरकार। मौजूदा समय में पब्लिक प्रोविडेंट फंड की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सरकार को सुझाव दिया है कि पीपीएफ की सीमा को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जाए। आईसीएआई के मुताबिक पीपीएफ में निवेश की सीमा को बढ़ाने से जीडीपी में घरेलू सेविंग की हिस्सेदारी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। पीपीएफ के बजाय पर्टिकुलर जो क्लॉज है उसमें 1.5 लाख तक का प्रावधान है। जैसे पीपीएफ आमतौर पे सैलरीड क्लास के लिए सबसे बड़ा सेगमेंट होता है, तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर इसको 2 लाख से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी आप स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं, जो कभी 1 लाख रुपए हुआ करता था, अब उसे आपने कम करके 50,000 ले आए हैं, तो मुझे लगता है इसको वापस रिस्टोर होना चाहिए। कम से कम 1 लाख रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन होना चाहिए और साथ ही जो पर्टिकुलर सेक्शन जिसमें जीपीएफ की जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस सेक्शन में भी आपको एग्जेम्पशंस को 2 लाख रुपए तक ले जाना होगा।